हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस चैनल पर कंसेप्ट ऑफ द रूट पर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक का, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित समुच्चय। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर 2 से 3 पार्ट में कवर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे। आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास है कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, उस डेफिनेशन को आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको इस डेफिनेशन को समझा दूंगा। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि एक रेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित की गई कारक आय का कुल जोड़, इसी को बोला जाता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसे बोला जाता है, अब मैं आपको इस डेफिनेशन के द्वारा समझाता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है कि एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान, यानी कि एक लेखा वर्ष किसे कहते हैं जिसमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। मेनली ये भी एक नॉर्मल साल की तरह ही होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल साल 365 दिन का होता है, मेनली वही होता है, लेकिन लेखा वर्ष उसे कहा जाता है जिसमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए भाई 2024 में नेशनल इनकम को भारत कैलकुलेट करेगा, तो 2024 को हम क्या बोलेंगे कि एक लेखा वर्ष है, अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित यानी कमाई गई, ठीक है, अर्जित की गई कारक आय का कुल जोड़ है। ठीक है, इसी को बोला जाता है नेशनल इनकम। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, जैसे कारक आय किसे कहते हैं, एक देश का सामान्य निवासी कौन होता है, इन सारी चीजों को भी समझ लेते हैं ताकि ये डेफिनेशन हमारी पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो कारक आय को समझो, कारक आय क्या होती है। कारक आय का मतलब क्या होता है। कारक आय एक तरीके से समझो अर्जित की गई आय होती है। ठीक है, पहले मैं एग्जांपल देके समझा देता हूँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति काम करता है, काम करने के बाद जो उसे पैसे मिलते हैं, जो उसे मजदूरी मिलती है, या फिर कोई बंदा जॉब करता है, जॉब के बाद जो उसे सैलरी मिलती है साल में या महीने में, तो उसी को बोला जाता है कारक आय, यानी जो कमाई जाती है। ठीक है, जो पैसा कमाया जाता है उसी को बोला जाता है कारक आय। बात आ गई समझ में। भाई आपके घर में जो आपके डैड हैं, ठीक है, आपके जो फादर है वो भी कमाते हैं, कमा के पैसे लाते हैं घर में, तो वो क्या है, एक फैक्टर इनकम है, कारक आय है। ठीक है, दूसरी बात, एक देश का सामान्य निवासी। एक देश का सामान्य निवासी कौन होता है। एक देश का सामान्य निवासी किसे कहा जाएगा, यानी जो उस देश में रहता हो। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक देश का सामान्य निवासी उस व्यक्ति को बोला जाता है जो कम से कम 1 साल उस देश में रहता हो। ठीक है, उस देश में रहता हो, उसे बोला जाएगा एक देश का सामान्य निवासी। दूसरा, एक देश का सामान्य निवासी उसे बोला जाएगा जिसकी आर्थिक रुचि उसी देश में हो। अगर मेरी आर्थिक रुचि भारत में है तो मैं किसका नागरिक माना जाऊंगा, भारत का नागरिक माना जाऊंगा। आर्थिक रुचि का मतलब क्या है, आर्थिक रुचि का मतलब ये है कि मैं जो है उत्पादन भी भारत में करूं, उपभोग भी भारत में करूं, निवेश भी भारत में करूं, बचत भी भारत में करूं, सारी चीजें भारत में करूं। ठीक है, रहूं भारत में, इसे बोला जाता है निवासी। तो एक देश का जो सामान्य निवासी होगा ना, उसमें 2 क्वालिटी पाई जाएंगी। कितनी क्वालिटी पाई जाएंगी, 2 क्वालिटी पाई जाएंगी। पहली क्वालिटी क्या होगी कि वो कम से कम 1 साल के लिए तो वहां पे रहेगा, या फिर उससे ज्यादा तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, दूसरी क्वालिटी की उसकी आर्थिक रुचि भी उसी देश के अंदर होगी। अगर ये 2 बातें किसी व्यक्ति के अंदर पाई जाएंगी तो उसको क्या बोला जाएगा, एक देश का सामान्य निवासी। ठीक है, कारक आय मैंने आपको बता दिया, ऐसी आय जो कमाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। कारक आय को 4 भागों में बांटा भी जाता है, मैं आपको बता दूं, चार भागों में बांटा जाता है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, लगान, किराया और आपका क्या, ब्याज। ठीक है, तो कारक आय को 4 भागों में बांटा जाता है, क्योंकि 4 तरीके से हमें कारक आय मिल सकती है। आइए दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पास यहाँ पे किताब में क्या दे रखा है, कारक आय वर्सेस हस्तांतरण आय। ठीक है, यानी कारक आय तो हमने समझ ली, लेकिन हस्तांतरण आय किसे कहते हैं और इन दोनों में क्या अंतर है। कारक आय मैंने आपको बता दी कि कारक आय जो है कमाई जाती है, लेकिन जो हस्तांतरण आय होती है ना, वो कमाई नहीं जाती। जैसे मान लीजिए कोई बैगर है, कोई भिखारी है, या कोई मांगने वाला है, या कोई परेशान आदमी है, वो क्या करता है, वो दूसरों से पैसे मांगता है। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा हस्तांतरण आय। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं सड़क पे से जा रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा बंदा दिख गया जो परेशान था, मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए, तो मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो क्या है, ट्रांसफर इनकम है, हस्तांतरण आय। क्योंकि
ये जो है ना कमाई नहीं जाती भाई। क्या जो भीख मांग रहा है वो क्या कमा रहा है? भाई कमा थोड़ी ना रहा, बल्कि वो तो मांग रहा है, ठीक है, इसलिए हम उसको दे रहे हैं। तो इसे बोला जाता है हस्तांतरण आय। तो हस्तांतरण आय ऐसी आय होती है जो कमाई नहीं जाती, कारक आय ऐसी आय होती है जो कमाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे का टॉपिक देखते हैं जैसे। अगला टॉपिक इसी से मिलता जुलता है कि सामान्य निवासी और गैर निवासी में क्या अंतर है। अच्छा, सामान्य निवासी मैंने आपको बता दिया कौन होता है, जो उसी देश में रहता है, उसकी आर्थिक रुचि उसी के अंदर रहती है। गैर निवासी किसे बोलते हैं? जो गैर निवासी कौन होता है भाई? अगर कोई भारत में रह रहा है तो क्या वो भी गैर निवासी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण के माध्यम से आप समझोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, भारत में स्थित विदेशी दूतावास में काम करने वाले भारतीय। ठीक है, क्या काम इन्हें? कि भारत में स्थित विदेशी दूतावास में, ठीक है, विदेशी दूतावास में काम करने वाले भारतीय। मान लीजिए भाई भारत में कोई विदेशी कंपनी है, भारत में कोई विदेशी कंपनी है और उस विदेशी कंपनी में भारत के लोग काम करते हैं, तो वो कौन होंगे? वो भारत के निवासी होंगे। ठीक है, क्लियर? दूसरी बात, अगर हमारी कोई कंपनी कनाडा में है या जापान में है और उस कंपनी में वहां के लोग काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या बोला जाएगा? गैर निवासी बोला जाएगा। हालांकि कंपनी भारत की है लेकिन उसमें काम कौन कर रहा है? विदेशी लोग कर रहे हैं, तो इसलिए उन विदेशी लोगों को गैर निवासी ही कहा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा उदाहरण देखो, भारत में स्थित जो WHO की इकाई है, क्योंकि WHO की बहुत सारी इकाइयां हैं, WHO जो है उसकी जो इकाई में काम करने वाले भारतीय हैं वो भी जो है सामान्य निवासी हैं। लेकिन भारत में स्थित जो WHO में जर्मन के विशेषज्ञ हैं वो जो है गैर निवासी हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे आप जो है सामान्य निवासी और गैर निवासी में अंतर कर सकते हो। ठीक है, अगला टॉपिक हमारे पास है राष्ट्रीय आय और घरेलू आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, घरेलू आय किसे कहते हैं और इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, वे बहुत ही जल्दी जल्दी हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मैं ये आपसे कि आपने अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया होगा वो सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी मक्खन की तरह। ठीक है, अब आगे जो टॉपिक्स कवर कराऊंगा वो भी मक्खन की तरह क्लियर होने वाले हैं। बस आप ये मुझसे वादा करो, ये प्रॉमिस करो कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारे पास है कि घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। मैंने आपको राष्ट्रीय आय बता दिया था, ठीक है, घरेलू आय नहीं बताई। घरेलू आय किसे कहते हैं? देखिए, जो राष्ट्रीय आय होती है ना वो भी कारक आय का कुल जोड़ होती है, और जो घरेलू आय होती है वो भी कारक आय का कुल जोड़ होती है। ये तो इनके अंदर एक समानता है, लेकिन इसके अंदर असमानता क्या है? देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है ना, राष्ट्रीय आय में क्या होता है, देखिए सुनिए, ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय आय होती है एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित की जाती है। ये एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित की जाती है। अब चाहे वो देश के सामान्य निवासी भारत में रहते हो या फिर विदेश में रहते हो, ध्यान से सुनना ये बात। क्या कहा मैंने? कि भाई अगर कहने का मतलब ये है कि अगर देश के सामान्य निवासी, देश का सामान्य निवासी विदेश में रह रहा है और विदेश में रहकर जो है पैसे कमा रहा है, ठीक है, देश का सामान्य निवासी, तो उसकी आय को भी राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट किया जाता है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? और घरेलू आय किसे कहते हैं? घरेलू आय एक देश की घरेलू सीमा के अंदर अर्जित की गई कारक आय का कुल जोड़ होती है। ठीक है, घरेलू सीमा देखिए, भारत की हमारी घरेलू सीमा है, ठीक है, यह होती है भारत की घरेलू सीमा। इस घरेलू सीमा में जो भी कमाई की गई, जो भी कारक आय कमाई गई, उस कारक आय का कुल जोड़, उस कारक आय का कुल जोड़ को हम क्या कहेंगे? घरेलू आय। अब चाहे इस घरेलू आय को विदेशों ने कमाई हो या फिर भारत के निवासियों ने कमाई हो। ठीक है, बात आ गई समझ में आ रही ना बात? यानी राष्ट्रीय आय में जो है नागरिकों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, नागरिकों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर घरेलू सीमा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। भाई घरेलू सीमा में अगर कोई बांग्लादेश का भी कमा रहा है ना पैसे, तो भी वो घरेलू आय में शामिल होगा। अगर हमारी घरेलू सीमा में कोई पाकिस्तानी कमा रहा है तो वो भी जो है किस में शामिल होगा? तो वो भी जो है हमारा घरेलू आय में शामिल होगा, लेकिन ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। दूसरी बात, अगर जो है हमारा कोई भारतीय जापान में काम कर रहा है और जापान से पैसा कमा रहा है, तो उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट करा जाएगा। ठीक है, लेकिन घरेलू आय में उसको कैलकुलेट नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो ये था घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में थोड़ा सा अंतर। दूसरी बात, घरेलू आय में ना विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ा जाता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? राष्ट्रीय आय में क्या होता है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को
जोड़ा जाता है, लेकिन जो घरेलू आय होती है उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ा नहीं जाता। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है, क्योंकि आपका जो मेन चैप्टर है ना वो चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, जिसमें आपको मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम पढ़नी है, उसको समझने के लिए तीसरा चैप्टर बनाया गया है। इस चैप्टर में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आप अगर आप क्लियर कर लोगे तो चौथा चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, पर वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे कुछ और छोटे कॉन्सेप्ट देखते हैं जल्दी से। घरेलू आय का राष्ट्रीय आय में परिवर्तन या राष्ट्रीय आय का घरेलू आय में परिवर्तन। अब सवाल हमारे माइंड में ये पैदा हो सकता है कि मान लीजिए हमें पता है कि घरेलू आय भारत की इतनी है, तो क्या उस घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में चेंज किया जा सकता है? ठीक है, या फिर हमारे पास राष्ट्रीय आय पहले से मौजूद है और उस राष्ट्रीय आय को घरेलू आय में चेंज किया जा सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हमें पता है घरेलू आय हमारी कितनी है, तो उस घरेलू आय से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला, एक स्ट्रक्चर है, उसको समझ लो। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है? मान लीजिए हमारे पास घरेलू आय है। ठीक है, घरेलू आय है, तो उस घरेलू और हमें निकालनी है राष्ट्रीय आय। तो घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ दो, तो हमें क्या मिल जाएगी? राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। इसके अपोजिट अगर हमारे पास राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को घटा दो, तो हमें घरेलू आय मिल जाएगी। बहुत आसान है तो। अब सवाल ये पैदा होता है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जो है ये कैसे निकला जाता है, ये कैसे निकाला जाता है, ये हमें देखना है। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय तो ये समुच्चय है, इसको कैसे निकालें? इसको निकालने के लिए भी एक मेथड है, छोटा सा मेथड है। क्या मेथड है? हमारे निवासियों द्वारा अगर हमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय निकालनी है तो कैसे निकालेंगे कि भाई जो हमारे निवासी है, हमारे भारतीय है, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, ठीक है, हमारे निवासियों द्वारा शेष विश्व से अर्जित कारक आय, यानी जो हमारे भाई भारतीय हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने जो शेष विश्व से यानी जो है विदेश से जो कमाई की है या कारक आय अर्जित की है, वो जैसे भारतीय ने कोई जापान में था और वो जापान में रहने वाला हमारा भारतीय नागरिक था, उसने पैसा कमाया वहां से, तो वो ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमारे निवासियों द्वारा शेष विश्व से अर्जित कारक आय माइनस हमारे घरेलू सीमा में गैर निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय, यानी कि हमारे घरेलू सीमा में मान लीजिए किसी इंग्लैंड के रहने वाले ने कमाई कर ली, तो किसी यूएसए में रहने वाले ने कमाई कर ली, तो वो अगर हम इस पर अंतर निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ओके, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं जल्दी से। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? घरेलू आय और घरेलू उत्पाद सेम है, समरूप है। देखिए, या तो आप घरेलू आय बोल लो या आप घरेलू उत्पाद बोल लो, दोनों सेम है। अगर मैं कह रहा हूँ घरेलू आय तो घरेलू आय, अगर मैं कह रहा हूँ घरेलू उत्पाद तो वो भी घरेलू आय ही है। ठीक है, क्योंकि जो भी उत्पादन होता है वो उत्पादन आय में ही बदल जाता है। भाई कोई भी उत्पादन हुआ, वो उत्पादन किस में बदल जाएगा? वो आय में बदल जाएगा ऑटोमेटिकली। भाई कैसे बदलेगा? भाई मैंने किसी चीज का उत्पादन करा, भाई मान लीजिए एक तरीके से मैंने आम उगाए या आम का पेड़ लगाया, अब मैं जो है मार्केट में आम बेचने जा रहा हूँ, तो मेरे पास तो उत्पादन है। अब वो उत्पादन किस में बदल जाएगा? पैसों में बदल जाएगा। भाई पैसों के बदले ही तो दूंगा ना आम में, तो आम के बदले मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि घरेलू उत्पाद और घरेलू आय दोनों सेम ही होते हैं, चाहे घरेलू आय बोल लो या घरेलू उत्पाद बोल लो, दोनों सेम है। दूसरी बात, जब घरेलू आय और घरेलू उत्पाद सेम हो सकते हैं तो राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद भी सेम हो सकते हैं, है कि नहीं? तो दोनों ये भी सेम है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बहुत सारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट समझा दिए। ठीक है, इसकी एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको आगे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। 2 से 3 पार्ट में ये वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट है, कोई कुछ समझ में नहीं आया इस वीडियो में, या इससे पहले के जो चैप्टर्स है उसमें कुछ समझ में नहीं आया, या कुछ आगे का कोई टॉपिक समझना है आपको, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपके कॉमेंट का रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूंगा, आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, आपके डाउट को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा गाइस। एक और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और स्कूल में टॉप करते रहिए।